आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन करेंगे नीट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और फिर उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो इसमें आप देखें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, अगर किसी बॉडी में चार्ज जनरेट हो जाए और चार्ज फ्लो ना हो पाए तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास मालूम है प्लस में 1.6 × 10⁻19 एंड मास 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज और मास, ठीक है। इसके बाद अगर किसी बॉडी में हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और उसका मास कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहलाती है चार्जिंग, और चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी को जब हम चार्ज देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं दे सकते। जैसे हम लोग क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं, 1 स्टूडेंट, उसके बाद 2 स्टूडेंट, फिर 3 स्टूडेंट, ठीक है। 3.5 या 28.3 स्टूडेंट नहीं हो सकते। वैसे ही किसी बॉडी पे चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो Q = ±NE, ठीक है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसके बाद कूलम्स लॉ में मालूम है किसके लिए एप्लीकेबल होगा, पॉइंट चार्ज के लिए, और किसके लिए एप्लीकेबल होगा, स्टेशनरी चार्ज। तो 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो F प्रोपोर्शनल टू होगा Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कॉन्स्टेंट आएगा K। SI यूनिट में K की वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। ये किसके लिए फोर्स है, एयर के लिए। अगर मीडियम ले लें जिस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है εr या K, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F = 1/4πε0 εr Q1 Q2/r²। 1/4πε0 की वैल्यू मालूम है 9 × 10⁹ Nm²/कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब K की वैल्यू क्या होती है, εr की वैल्यू क्या होती है, किसी भी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। मेटल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। इसके बाद देखें CGS में K की वैल्यू क्या होती है, कौन सा K, इस वाले K की वैल्यू, ठीक है ना। इस K की वैल्यू क्या होती है, 1। तो F = हो जाएगा Q1 Q2/r² डाइन, ठीक है ना। चलो अब कंपेरिजन विद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अगर कंपेरिजन करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशो क्या होता है, 10⁻42। 1 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 10⁻39 और 2 प्रोटॉन के बीच में होता है 10⁻36। किसका रेशो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो, ठीक है। अब इसके बाद 1 कूलम = क्या होता है, कहाँ से निकालते हैं, ये हम लोग निकालते हैं। I = होता है Q/T, तो Q = हो जाएगा I × T। तो 1 कूलम = 1 एम्पियर × 1 सेकेंड, ठीक है। 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, 3 × 10⁻9, ये कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट, ठीक है। और 10⁻⁻1 F कूलम, ये भी CGS यूनिट है, लेकिन हमें किसको याद रखना है, स्टेट कूलम को, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होता है, ये हमें कूलम का डायमेंशन फार्मूला है, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होगा, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म है तो किसी भी बॉडी को चार्ज देने से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और अगर बॉडी में शार्प एंड है तो शार्प एंड पर ज़्यादा चार्ज होगा। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एरिया अराउंड एनी चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस। किसी भी चार्ज के चारों ओर का एरिया जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस हो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है। देखो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा है, इसके चारों ओर का एरिया जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस हो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड के बाहर क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम 1 कूलम चार्ज रखते हैं तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इसे ई से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, के क्यू इंटू 1/r²। ये कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन r²। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो, अगर 1 कूलाम की जगह q कूलाम चार्ज रखा होता तो क्या हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते? नहीं। फिर हम क्या बोलेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के क्यू इंटू क्यू अपॉन r²। इसमें से के क्यू अपॉन r² क्या हो गया, ई। तो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। ये कौन सा फोर्स हो गया, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं F इक्वल टू क्यू ई, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, F/Q। ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो इसके लिए हम इस पॉइंट पर क्या रखेंगे, 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज जहाँ भी चला जाएगा वही डायरेक्शन कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है ना, अब कुछ ऐसे भी कुछ सुना सकते हैं कि 1 प्लस क्यू चार्ज रखा, 1 प्लस क्यू चार्ज रखा। ठीक है ना, इसके मिडिल पॉइंट पर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है वहाँ पर रखते हैं +1 चार्ज। प्लस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। प्लस में क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है ना, इसको नाम दे देते हैं E1, इसको नाम दे देते हैं E2। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, इससे चलते हैं इसके पैरेलल, इससे चलते हैं इसके पैरेलल, ये आ जाएगा रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वहाँ पर +1 चार्ज रखो, उस पर लगने वाला फोर्स देखो। ठीक है, इसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ एनी सिमेट्रिकल शेप विल बी 0। अगर कोई भी सिमेट्रिकल शेप है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होगी। ठीक है ना, अगर कोई सर्किल है, इसको आपने +Q चार्ज दिया तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। ठीक है ना, अगर कोई स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर पर 4 चार्ज रखें तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बिल्कुल ऐसे ही हेक्सागोन है, उसके हर एक वर्टेक्स पर +Q चार्ज रखा है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं, ये इमेजनरी लाइन्स हैं जिनके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने आप मूव कर जाएगा। ठीक है ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर +1 को यहाँ से छोड़ेंगे तो +1 यहाँ जाएगा, +1 यहाँ जाएगा, +1 यहाँ जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, -Q चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स इस तरह से आएंगी, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है तो +1 चार्ज को छोड़ने पर प्लस से दूर जाएगा, -Q हो जाएगा। ठीक है ना, देखो एक प्लस चार्ज हमारे पास में है, एक -Q चार्ज है। अगर आप यहाँ से 1 कूलाम चार्ज को छोड़ देंगे तो 1 कूलाम चार्ज यहाँ से दूर जाएगा और इसके पास में आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, अगर किसी भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है ना, कोई भी 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाती हैं। ठीक है, कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगी। ठीक है, कहाँ से बाहर निकलेंगी, सरफेस से। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये कंडक्टिंग सरफेस के सरफेस पर ही एंड हो जाएंगी, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर नहीं जाएंगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो इसकी सरफेस से निकलेंगी। किसी भी लाइन को पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ से पास होंगी, सेंटर से। ठीक है ना, कोई भी लाइन हो, किसी भी लाइन को अगर हम इसको पीछे पास करेंगे तो ये कहाँ से जाएंगी, सेंटर से। ठीक है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई भी लाइन सेंटर से आ रही हो या वापस कहाँ पर आएंगी, सेंटर पर ही जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कैसे होगा प्रोपोर्शनल, अगर हमारे पास कोई +Q चार्ज है और हम यहाँ पे शो कर रहे हैं
कि इस प्लस क्यू चार्ज से 4 लाइन निकल रही है, ठीक है ना। अगर ये प्लस क्यू की जगह प्लस 2Q होता तो कितनी लाइन निकलेंगी, 8 लाइन्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा लाइनें निकलेंगी। इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है ना। और हम लोग कैसे कह सकते हैं, अगर एक हमारे पास कोई चार्ज है ए और एक चार्ज है बी, ठीक है ना। ए से निकलने वाली लाइन्स है 1 2 3 4 5 6 और बी पर पहुंचने वाली लाइन्स है 3, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, बी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से डबल होगा। क्यों डबल होगा, क्योंकि यहाँ से 6 लाइन निकल रही है और यहाँ पर 3 लाइन्स पहुँच रही हैं, ठीक है ना। तो QA और QB के मैग्नीट्यूड का रेशो होगा 2 और QA और QB का रेशो कितना होगा, -2। अगर हम मैग्नीट्यूड ना लें तो -2, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो रही है। तो ये सब क्या हो गई, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज। इसके बाद है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। एक बात तो समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसा कर्व बनाती हैं, ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है, एक पॉइंट से निकलने के बाद दूसरे पर जाके एंड हो जाना, ठीक है ना। और मैग्नेटिक लाइन्स कैसा कर्व बनाती हैं, मैग्नेटिक लाइन्स बनाती हैं क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको समझ लें कैसे होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप यहाँ पर देखें, एक प्लस क्यू चार्ज है, ये दूसरा प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों चार्ज के बीच में अगर हम कोई मिडिल पॉइंट पर स्मॉल क्यू चार्ज रखें, ठीक है ना, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको भी रिपेल करेगा, दोनों इक्वल रिपल्सन होगा, तो ये अभी रखा हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। अब आपने क्या किया, इस चार्ज को कहीं भी एक साइड धक्का दे दिया। अब आपने इस स्मॉल क्यू चार्ज को किसी भी एक साइड धक्का दे दिया यहाँ से, तो ये वाले इसका रिपल्सन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, इसका रिपल्सन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, इसका रिपल्सन फोर्स जाना हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, मतलब ये फिर इसको धक्का दे देगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि चार्ज अभी तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन डिस्प्लेस करने के बाद भी वो अपनी पोजीशन पर पहुँच पाए। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, एक हमारे पास बॉल है और यहाँ पर हम एक बॉल रखते हैं, ठीक है ना। अब इस बॉल को डिस्प्लेस करेंगे तो ये धीरे धीरे डिस्प्लेस होते होते फिर से उसी पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में या 2 लाइक चार्ज के बीच में तीसरा अनलाइक चार्ज रखते हैं, ठीक है ना। ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये मिडिल पॉइंट पर है तो दोनों का अट्रैक्शन इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर हम इसको किसी भी एक चार्ज की ओर डिस्प्लेस कर दें तो इसका अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, तो ये इसकी ओर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो अट्रैक्शन है, यानी यहाँ से ये यहाँ पर चला जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन अनस्टेबल है, डिस्प्लेस करने पर ये चला जाएगा। कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम बॉल को उल्टा रखते हैं, इसके ऊपर एक बॉल रखते हैं और अगर हम बॉल को डिस्प्लेस करें तो ये बॉल यहाँ से डिस्प्लेस होकर गिर जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो 2 लाइक चार्ज के बीच में तीसरा लाइक चार्ज रखने पर ये होता है हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और 2 लाइक चार्ज के बीच में तीसरा अनलाइक चार्ज रखने पर ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, देखो अगर 2 लाइक चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है ना। ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा था, एक इसको इस तरफ रिपेल कर रहा था, ठीक है। अब आप इनके बीच में एक और लाइक चार्ज रखते हैं तो ये रिपल्सन फोर्स को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो ये खुद कैसा है, ये खुद कैसा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये खुद कैसा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, लेकिन सिस्टम को क्या कर देगा अनस्टेबल। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं, इफ ए लाइक चार्ज प्लेस्ड बिटवीन 2 लाइक चार्ज देन चार्ज विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बट सिस्टम बिकम अनस्टेबल। सिस्टम अनस्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि सिस्टम पे लगने वाला रिपल्सन फोर्स बढ़ गया। खुद तो रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, सिस्टम को कर देगा अनस्टेबल, ठीक है ना। जबकि अगर 2 लाइक चार्ज के बीच में तीसरा अनलाइक चार्ज रखते हैं तो
चार्ज कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये सिस्टम को कर देगा स्टेबल। कैसे स्टेबल कर देगा, इन दोनों में हो रहा था रिपल्सन, इन दोनों में हो रहा था रिपल्सन, इसके आने से इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लग गया, इस पर भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग गया। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये वाला चार्ज कहीं नहीं आएगा, मतलब ये कैसा होगा, सिस्टम कैसा हो गया, स्टेबल। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, टू लाइक चार्ज के बीच में तीसरा अनलाइक चार्ज रखने पर, ठीक है, ये चार्ज कैसा रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है ना, सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग जानते हैं डाई मतलब टू, ठीक है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास रखे हों, जनरली ये डिस्टेंस देते हैं 2L। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल की स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसे P से डिनोट करते हैं, P = Q × 2L। 2L क्या है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, यह है वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, -Q से +Q, -Q से +Q। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, तो एक हमें फाइंड करना है एक्सियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल, और तीसरा निकालना है एट एनी पोजीशन। ठीक है ना, तो एक्सियल पोजीशन क्या होती है, ये हमारे पास एक डाइपोल है, -Q +Q, बीच की डिस्टेंस है 2L। ठीक है ना, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, ये इसकी एक्सेस होगी। एक्सियल पोजीशन पर हमें निकालना है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि इसकी मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है ना, अगर ये डाइपोल स्मॉल है, मतलब 2L की वैल्यू R के कंपेरिजन में बहुत छोटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2kP/RQ। यहाँ पर K क्या है, K = 1/4πε0। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम +1 रखेंगे, प्लस में रिपल्सन होगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन जाना होगा, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, +x डायरेक्शन। ठीक है ना, ये हो गया एक्सियल पोजीशन पर। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या कहलाती है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फाइंड करना। इस पॉइंट पर अगर हमें फाइंड करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 कूलम चार्ज, प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, प्लस में क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है ना, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, इस तरफ। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, E = KP/RQ। R कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। ठीक है ना, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट, और वैल्यू का रेशो क्या होगा, 2:1। ठीक है ना, अब हमें फाइंड करना है एट एनी पोजीशन। ठीक है ना, ये हो गया -Q चार्ज, ये हो गया +Q चार्ज, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, और किसी भी पोजीशन पर हमें थीटा एंगल पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E = KP/RQ √1 + 3 cos² थीटा। ठीक है ना, इसको चेक कैसे कर सकते हैं, अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता, मतलब एक्सियल पोजीशन पर होता, तो थीटा की वैल्यू क्या होती, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू होती है 1 + 3 हो गया 4 का अंडर रूट आ गया 2। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 2 KP/RQ। अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता, थीटा की वैल्यू होती 90, cos 90 होता 0, या जाता KP/RQ। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद है फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो अगर कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, देखो इसके बाद फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस। ये रखा डाइपोल, ये हो गया -Q, ये हो गया +Q। ठीक है ना, अब आप ये बताओ +Q पर फोर्स कहाँ लगेगा, माइनस की साइड कितना लगेगा, QE। ठीक है ना, -Q पर फोर्स कहाँ लगेगा, प्लस की साइड कितना लगेगा, QE। ठीक है ना, तो ये दोनों कैसे होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0। तो डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। कब, ऑलवेज। ठीक है, डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा, ऑलवेज 0। कब होगा, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। अब ये दोनों फोर्स मिलकर क्या बनाएंगे, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई क्रॉस ई, ठीक है ना। टाउ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब एक बात और है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी और ई दोनों के परपेंडिकुलर। अब दोनों के परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अगर इस वाले केस में फाइंड करें तो ये हो गया ई की डायरेक्शन और ये है पी की डायरेक्शन। यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, पी। फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की ओर रोटेट करते हैं, देखो टॉर्क कितना होगा, पी क्रॉस ई। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की ओर रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज आए तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आए तो परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो यहाँ पर कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो टाउ की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, मतलब इस केस में माइनस के कैप, ठीक है ना। चलो, तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, पी और ई दोनों की परपेंडिकुलर। यहाँ से एक बात और निकल के आती है, अगर टाउ और पी का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा इनका, 0। तो टाउ डॉट पी कितना होगा, 0, और टाउ डॉट ई की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, हो जाएगा इतना। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, ऑलवेज 0। टॉर्क ऑलवेज लगेगा, लेकिन दो केस ऐसे होंगे, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। इन दोनों केस में टॉर्क कितना होगा, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और 180 की वैल्यू भी 0 होती है। थीटा इक्वल टू 0 को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अब अगर डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल ना हो, ठीक है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखें तो इस पर नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना, कभी भी 0 नहीं होगा। नेट फोर्स हमेशा लगेगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो नेट फोर्स भी लगेगा और नेट टॉर्क भी लगेगा। कब लगेगा, जब हम डाइपोल को कहाँ पर रखें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो क्या लगेगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स ऑलवेज 0, बट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स नेवर भी 0, ठीक है। तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, ये क्वेश्चन नीट में आता रहता है। अब यहाँ पर डाइपोल का मोशन कैसा होगा, अगर नेट फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन होगा और टॉर्क की वजह से क्या होगा, रोटेटरी मोशन। तो इसमें ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन होगा, ठीक है ना। इसके बाद है, इफ़ डाइपोल इज फ्री टू मूव इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल बी इन रोटेटरी मोशन। देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कैसा मोशन करेगा, रोटेटरी मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे फाइंड करते हैं, देखो डाइपोल को हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाना है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क रोटेटरी मोशन में क्या होता है, टाउ डी थीटा। पूरा वर्क फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट कहाँ से लगाएंगे, थीटा 1 से थीटा 2। इफ़ थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, इफ़ थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू है थीटा, तो इससे वर्क डन कितना आता है, W इक्वल टू टाउ डी थीटा। लिमिट आप लगाएंगे 0 से थीटा, टाउ की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करने पर ये आता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब अगर हमें इसकी फाइंड करनी हो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल को एक स्टैंडर्ड पोजीशन से घुमाना है, और स्टैंडर्ड पोजीशन क्या कहलाती है, डाइपोल को इनिशियली आप 90 डिग्री पर रखें, तो यहाँ पर लिमिट 90 से थीटा होगी, ठीक है। अगर लिमिट हम क्या रखें 90 से थीटा, तो ये कहलाती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी वर्क डन है टाउ डी थीटा, बस लिमिट कहाँ से रखनी है 90 से थीटा। सॉल्व करने पर ये आता है माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गई डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना PE 1 माइनस कॉस थीटा कब लगाना है, जब उसको 0 से थीटा घुमाएं। 0 मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, इससे थीटा घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 मतलब क्या होता है,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी एरिया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी एरिया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस का नंबर। अगर हमारे पास कोई भी एरिया है, ये हमारे पास एक एरिया है, एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होती है इसके? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब आप ये देखें, ये एरिया है और इसके परपेंडिकुलर जितनी भी लाइनें जाएंगी उन लाइनों का नंबर कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? फाई से। फाई इक्वल टू क्या होगा? ई और ए का प्रोडक्ट। ए मतलब एरिया, ई मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा फ्लक्स। अगर दोनों के बीच में कोई एंगल हो फाई, ठीक है ना। अगर एरिया की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो, अगर दोनों के बीच में कोई भी एंगल, यहाँ पे हम ले लेते हैं थीटा, तो ये के दो कंपोनेंट करेंगे, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। तो अब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हो फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ई और ए का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए। कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर ये लाइनें परपेंडिकुलर ना जाके लाइनें पैरेलल हों तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0, ठीक है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लगातार आते रहते हैं। अब अगर किसी भी सरफेस में फ्लक्स आ रहा हो, जैसे एक हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, इसमें यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर जा रही हैं। आने वाली इलेक्ट्रिक लाइन्स कुछ और हैं, जाने वाली कुछ और हैं। आने वाला फ्लक्स कहलाएगा फाई 1, जाने वाला कहलाएगा फाई 2। तो आने वाले फ्लक्स को हम लोग हमेशा लेते हैं नेगेटिव, जाने वाले फ्लक्स को लेते हैं पॉजिटिव। टोटल फ्लक्स क्या कहलाएगा? नेट फ्लक्स क्या कहलाएगा? फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है ना। जो सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स है वो पॉजिटिव, सरफेस के अंदर आने वाला फ्लक्स कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो फाई 2 कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये लाइनें बाहर निकल रही हैं। फाई 1 कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेट फ्लक्स क्या कहलाएगा? फाई 2 माइनस फाई 1। इसके बाद है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। द होल आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स फ्रॉम चार्ज इनसाइड द सरफेस। इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर चार्ज है Q, तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर निकलेंगी, मतलब फ्लक्स बाहर निकलेगा। टोटल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो गॉस थ्योरम कहती है जो भी चार्ज अंदर है उसका 1/ε0 टाइम्स फ्लक्स बाहर निकलेगा। ये होती है गॉस थ्योरम, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे पास क्लोज सरफेस है, अंदर चार्ज है +10 +20 -5, और यहाँ पर एक चार्ज है +50, ठीक है। तो हमें कौन सा चार्ज कंसीडर करना है? इसके क्लोज सरफेस के जो भी अंदर चार्ज हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 10 + 20 30 -5 25, ठीक है ना। इस बाहर वाले चार्ज का क्या करना? कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अंदर वाले का टोटल करो और उसमें ε0 का डिवाइड कर दो, इससे आ जाएगा टोटल फ्लक्स, ठीक है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन या यूज ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहला है इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे रखेंगे +1 पर लगने वाला फोर्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा? E इक्वल टू के Q × 1/r²। ये हो गई इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसमें हमें एक बात याद रखनी है, इंटेंसिटी और r का ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। r की वैल्यू इंक्रीज होने पर e की वैल्यू कम होती रहेगी, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। लेकिन अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें E और 1/r² के बीच में, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू के Q और 1/r²। तो y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, m कहलाएगा इसका स्लोप, ठीक है ना। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब Q की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी स्लोप उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए
कि एक हमारे पास चार्ज है 10 कूलम, दूसरा चार्ज है 20 कूलम, ठीक है ना। इन दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/r² के साथ ग्राफ, ठीक है ना। तो आप ये बताएं, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा। तो अगर ये वाला ग्राफ है 10 कूलम का, तो दूसरा वाला ग्राफ किसका होगा? 20 कूलम का। ये आपको ध्यान रखना है स्लोप के साथ, ठीक है ना। स्लोप क्या होगा? KQ। स्लोप क्या होगा? KQ। Q की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ग्राफ का स्लोप उतना ज़्यादा होगा। इसके बाद इसका सेकंड एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज, ठीक है ना। इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब लीनियर चार्ज क्या होता है? किसी लाइन पर होने वाला चार्ज। अगर लाइन इनफाइनाइट लेंथ की है तो चार्ज भी इनफाइनाइट होगा। तो इस पर से हम लोग क्या करते हैं? L लेंथ ले लेते हैं। L लेंथ का चार्ज है Q, ठीक है ना। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा? Q/L। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। और इसके कारण हमें किसी पॉइंट A पर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस पर। तो इसका फॉर्मूला क्या आता था? E = 2λ/4πε0r, मतलब E = 1/r। दोनों का ग्राफ कैसा आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ आएगा इस तरह का, ठीक है ना। r की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, E की वैल्यू कम होती जाएगी। सेकंड एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर कौन सा? सॉलिड या हॉलो। लेकिन देखो, हमें मालूम है अगर कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो चार्ज कहाँ रहेगा? हमेशा इसके आउटसाइड पर। कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई भी चार्ज नहीं जाता है। चार्ज कहाँ रहता है कंडक्टर के? हमेशा आउटर सरफेस पर। अब इसकी रेडियस है कैपिटल R। तो हम लोग 3 डिफरेंट पॉइंट पर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। आउटसाइड पॉइंट है स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r², ठीक है। r की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? E = KQ/R²। स्मॉल r को इसकी रेडियस से रिप्लेस कर दें। और अंदर वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अंदर वाले पॉइंट पर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पर है? पूरा का पूरा सरफेस पर। तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगा 0। लिखने का सही तरीका है E = 0 वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ। अंदर वाले हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, उसके बाद ये कम होता रहेगा। लेकिन अगर ये स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है तो चार्ज अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। इसमें नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। तो इसमें अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? E = R। कहाँ तक? जब तक ये सरफेस पर ना पहुँच जाए। सरफेस के बाहर यही फॉर्मूला अप्लाई होंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ। अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना। अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो बाहर वाला जो ग्राफ ये वाला था यही रहेगा, बस अंदर वाले में क्या हो जाएगा? E = R, ठीक है। ये आपको याद है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा? 0। जैसे जैसे आप सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? सरफेस पर। उसके बाद अगर आप सरफेस से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती रहेगी। कैसे कम होगी? E = 1/r² से। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का कैसा होगा? E = R। ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या होती है? इनफाइनाइट का मतलब है जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसकी डिस्टेंस शीट के कंपेरिजन में बहुत कम है, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है ना। इसकी कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? इसमें होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? अगर इनफाइनाइट में से हम लोग कुछ एरिया ले लें A, और एरिया A का चार्ज है Q, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होगा? Q/A। इसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया।
ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है E = σ/2ε0, ठीक है ना, σ/2ε0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। अब हमारे पास एक साथ दो प्लेन शीट हों या दो से ज़्यादा प्लेन शीट हों और आपको एक पॉइंट ए और पॉइंट बी पर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहाँ पर रखते हो +1 कूलम चार्ज, प्लस में रिपल्सन होगा, प्लस में रिपल्सन होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। सही तरीका है वेक्टर E = 0 वेक्टर, ठीक है। पॉइंट बी पर आपको फाइंड करना है तो +1 रखें, प्लस में होगा रिपल्सन, प्लस में होगा रिपल्सन। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। डिस्टेंस का इफेक्ट आता नहीं है, तो चाहे डिस्टेंस बी से हो या ए से डिस्टेंस हो, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा σ/2ε0 + σ/2ε0 = आ गया σ/ε0, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव x एक्सिस मीन्स i कैप, ठीक है ना। तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग सिलेंडर। तो सिलेंडर में वैसे तो फॉर्मूला नहीं आएगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है कि अंदर वाले पॉइंट पर, जैसे हम लोग स्फीयर का पढ़ रहे थे, ठीक है ना, अगर ये कैसा सिलेंडर है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है ना, और इसमें इनसाइड वाले पॉइंट पर क्या होगा, E = सिलेंडर के आने के रेयर चांस है, इसलिए आपकी पहले सा ग्राफ देख लें। जैसा हम लोग स्फीयर का ग्राफ पढ़ते थे वैसा ही ग्राफ आपको ध्यान रखना है, और इसके आने के चांसेस नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है ना, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है। ये रिंग है, इसको आपने चार्ज दिया, इसके एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, Qx/4πε0 r² + x² 3/2, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये रिंग है, रिंग को आपने चार्ज दिया, रिंग की रेडियस कितनी है, रिंग की रेडियस ले ली r, ठीक है ना। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर आपको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा कि Qx/x² + r² 3/2, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखें, अगर r की वैल्यू बहुत छोटी हो x से, ठीक है ना, तो r को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें, अगर हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पर रखेंगे, सेंटर पर, और सेंटर पर सारे चार्जेस को इक्वली अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। लिखने का सही तरीका क्या होगा, E = 0 वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना, तो इसके सरफेस से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, ये हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं, सेंटर पर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पर देखो, अगर फुल रिंग है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। लेकिन अगर फुल रिंग अगर है तो सेंटर पर कितना होता था, 0। लेकिन अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, मतलब हाफ रिंग है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, फिर कितना होगा, λ/2πε0r, ठीक है, λ/2πε0r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो नीट में आए हुए हैं। इसके बाद नीट के लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप पूरी थ्योरी का आप रिवाइज कर सकते हैं, और क्वेश्चन के लिए इसके नेक्स्ट वीडियो को प्रेफर करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो उसमें आप क्वेश्चन को देख सकते हैं।